नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। हमने प्रोनाउन के चैप्टर को अभी अभी कुछ ही दिनों पहले लास्ट वीडियो में खत्म कर दिया था। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे प्रोनाउन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी को बारीकी से समझने की, न सिर्फ क्वेश्चन को समझने की बल्कि एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को कम समय में पूरा क्वेश्चन सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना, आपका आंसर सही भी आए, ये सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए गए हैं, शुरुआत में बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित है, बहुत बेसिक से बात करेंगे शुरू में और फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, फिर थोड़ा लेवल बढ़ेगा, अल्टीमेटली हम देखेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस को धीरे धीरे। जिन्होंने प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। अब आप प्रैक्टिस तो उसी चीज की करोगे जो आपने कंटेंट कर लिया। अगर आपने प्रोनाउन किया ही नहीं तो फिर प्रैक्टिस आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वीडियोस को देख लीजिए। और आज जो प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे उसके बाद प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, क्योंकि इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। चलिए तो कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिक आउट द प्रोनाउंस एंड स्टेट देयर काइंड। जैसा मैंने बताया था बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, PYQ जो है वहां तक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रोनाउंस को छांटना है, देखना है कौन सा शब्द जो प्रोनाउन है सेंटेंस में, और उसके बाद उनका टाइप बताना है। सबसे पहला रिवीजन यही हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हमने 9 टाइप किए थे। सबसे पहला हमारा प्रोनाउन था वो था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन थे हमारे, पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास आई, मी, माइन, और बल्कि अगर बात करी जाए हाँ, ये वाला तो वहां था भी नहीं, ये वाला ये नहीं था। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करी थी पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, और जैसे कि दूसरे हमारे पास आए थे आई, मी के अलावा यू आया था, दे आया था, देम भी आया था, ही, हिम, शी, हर, इट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब आए थे। वी भी आया था, अस भी था ऑब्जेक्टिवली। ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हमने किए थे। और इसके अलावा हमने सेकंड जो टाइप किया था हमने, सेकंड टाइप वो था, जो सेकंड टाइप था वो बेसिकली क्या था, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव में हमने लिखा था माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन थे। और थर्ड टाइप में हमने किया था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, अब ये सारे हमने 9 टाइप्स किए थे, उन्हीं में से आपने याद करना है फिर से। और अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो बहुत आराम से आप पहचान पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिएगा, जैसे फर्स्ट है दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स। यहां ये एक प्रोनाउन है दिस, और एक ये प्रोनाउन है। अब समझते हैं कि ये कौन से टाइप के प्रोनाउंस हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखी है लास्ट वीडियोस, तो ये वीडियो जो काम की है वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। ये वो चीजें हैं कि आपने जितना मर्जी कंटेंट पढ़ लिया हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और उल्टा भी है, अगर आपने कंटेंट ही नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो दोनों ही चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, पूरक हैं एक दूसरे की। तो दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, ये जो दिस है, ये जो दिस है, ये दिस प्रोनाउन है, किस टाइप का प्रोनाउन है, इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव में और क्या क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव में था दिस, दैट, these, those, such, same, ये 6 प्रोनाउन थे डेमोन्स्ट्रेटिव।
उनमें से दिस आ गया। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोनाउन को निकालें, कौन सा शब्द प्रोनाउन पिक आउट करे, उनका टाइप बताए। तो ये प्रोनाउन है दिस, और एक और प्रोनाउन है योर्स। अब योर्स कौन सा प्रोनाउन है, याद करें, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सारे इनका नाम था पजेसिव प्रोनाउन। तो दो प्रोनाउन हुए, दिस था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस के अलावा दैट भी होता है, दीज भी होता है, दो सच सेम होता है। और योर्स था पजेसिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव था दिस, और योर्स था पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन में माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर, ये सारे होते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, लेट अस डांस टुगेदर। यहां इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये रहा प्रोनाउन, और ये कौन सा प्रोनाउन है, अस। ये मैंने अभी अभी बताया आपको, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल में कौन से, आई, मी, वी, अस, दे, देम, यू, हिम, ही, शी। तो एकमात्र प्रोनाउन अस है और कोई प्रोनाउन नहीं है, और वो है पर्सनल प्रोनाउन। यू योरसेल्फ गो देयर। अब फिर से पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या शब्द हैं जो प्रोनाउन, तो योरसेल्फ भी है, यू भी है, और कोई प्रोनाउन नहीं है। ये जो यू है ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल। लेकिन योरसेल्फ हमने लास्ट वीडियो में किया था, योरसेल्फ यहां पर काम कर रहा है एम्फेटिक प्रोनाउन का। हमने सीखा था, आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो सेल्फ वाले प्रोनाउन है, ये SELF, सेल्फ और सेल्व्स वाले प्रोनाउन है, दो नामों से जाने जाते हैं। कभी तो सेल्फ और सेल्व्स वाले प्रोनाउंस को हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, कभी कभी इनको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं इनको, जब इन पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्शन हो, या ऑब्जेक्ट की तरह ये एक्शन से प्रभावित हो। यहां यू के सपोर्ट करने के लिए आया, जोर डालने के लिए आया, तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट, समवन हैज स्टोलन माय पेन। तो मैंने आपको बताया था, समवन की कहानी को याद करें, हमारे पास समवन था, समवन के अलावा समबडी, समबडी, इसके अलावा नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ये सारे 8 के 8 हमने किए थे। और बताइए जरा 8 का क्या नाम था, अगर आपको याद है तो। जी, इनका नाम था इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, और कोई इसमें प्रोनाउन नहीं है। ये हमने सीखा कि यहां कैसे टाइप्स आप छाट सकते हैं। देखो, ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये SSC या बाकी एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक से रिवीजन मिल रहा है क्वेश्चंस का। और अगर आपका एग्जाम DSSB का है, DSSB का है, तो फिर तो डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आते हैं। SSC के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं बनता कि दिए गए वाक्य से प्रोनाउन क्या है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है वो बताइए, या उनका टाइप बताइए, काइंड्स, उनका प्रकार बताइए कौन सा है। ये SSC में नहीं आता, DSSB में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, SSC के लिहाज से ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको यही नहीं पता कि सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है, तो उसका फंक्शन कैसे करोगे। SSC में पूछते हैं प्रोनाउन के फंक्शन से प्रश्न, और DSSB में प्रोनाउन के फंक्शन से भी पूछते हैं और प्रोनाउन का नाम भी पूछते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज का नाम ही नहीं पता तो फंक्शन कहां से पता लगेगा। तो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये दोनों ही एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं हम यहां पर। देखिएगा, ये जो काम यहां पर है सेम ही आपने करना है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। अब ये रहा वन, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, समबडी, नोबडी की ही तरह कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, ऑल, होल, वन, ये भी होते हैं। तो यहां पर एक ही प्रोनाउन था सेंटेंस में, वो था इनडेफिनिट प्रोनाउन, वो है वन। अब आते हैं वन ऑफ देम। अब ये कहता है क्या क्या प्रोनाउन है, ये रहा इनडेफिनिट, और ये पर्सनल प्रोनाउन,
सर ये तो हमें समझ नहीं आया भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियोस को देखो जा करके। आप सीधा अगर 51 से काउंट करना शुरू करोगे या गिनती सीखना स्टार्ट करोगे 51 से और 50 तक की गिनती आपको आती नहीं, तो कैसे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो वीडियोस इसी क्रम में, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई जा रही हैं कि आप एक एक करके चलो, स्टेप वाइज चलो और चीजों को समझ पाओ। ठीक है, तो समझना है। आप खुद सोचो, आप अगर चाहते हो कि मुझे बाहुबली मूवी सेकंड जो वर्जन आया था वो समझना और फर्स्ट आपको पता ही नहीं, तो पूरी जिंदगी तो इसी में लगे पड़ जाओगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब भाई देखनी पड़ेगी ना मूवी, फर्स्ट वाला वर्जन देखना पड़ेगा तभी तो पता लगेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, कब आएगा? जब आपने पहले वाला वर्जन देखा होगा। तो वीडियोस को शुरुआत से देखो, प्रोनाउन की जितनी वीडियोस हैं उनको देखो, तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे हल होंगे। अब आ जाते हैं 7th में, ही प्रोनाउन है और वो भी कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन है भाई। इसके बाद हिमसेल्फ प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद एवरीवन, एवरीवन प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? एवरीवन, एवरीवन अभी अभी बात हुई थी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन। और देम पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल कौन से? दे, देम, वी, अस, आई, मी, यू, शी, हर, ही, हिम, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरीके से आप प्रोनाउन पे, फिर कह रहा हूं, तभी छाट पाओगे जब पहले वाले वीडियो आप एक बार देखोगे, उसमें पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से कराए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। अब यहां यू प्रोनाउन है और ही प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है और इट प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है। फिर आ गया माइन प्रोनाउन है, दीज प्रोनाउन है। इसके अलावा इनमें प्रोनाउन, ये तो मैंने सिर्फ बताया कि प्रोनाउन क्या क्या शब्द है। अब इनके टाइप की बात करते हैं कि कौन से प्रकार का प्रोनाउन था। यू पर्सनल प्रोनाउन है, ही भी पर्सनल प्रोनाउन है, आई भी पर्सनल प्रोनाउन है, इट पर्सनल प्रोनाउन है, ही पर्सनल प्रोनाउन है। और इसमें सिर्फ माइन था, पोजेसिव प्रोनाउन है। सर हमें तो याद नहीं पोजेसिव कौन सा था। तो भाई वीडियोस अगर आप नहीं देखोगे तो नई चीजें समझ आएंगी आपको। सीक्वेंस में चीजों को देखो तभी आपको मजा आएगा, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। दीज, दीज जो आगे, ये कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन से होते हैं सर? ये कितने हैं? 50-60 नहीं भाई। दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम, ये 6 हैं जिनका नाम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, दीज। इसके अलावा जो होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। और इसमें ये पॉजेसिव प्रोनाउन था, ये सारे पर्सनल थे। इस टाइप से आपको चीजें समझनी है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, वेयर आर यू गोइंग मुकेश। यू एक प्रोनाउन है, कौन सा है आप सोच लीजिए जब तक मैं अंडरलाइन करना हो प्रोनाउन क्या क्या है। इटसेल्फ प्रोनाउन है, उसके बाद हर सेल्फ प्रोनाउन है, वन प्रोनाउन है और वन सेल्फ प्रोनाउन है। हम बात करते हैं कि कौन से टाइप के प्रोनाउन है ये, तो देखते हैं। जो यू है ये पर्सनल प्रोनाउन है। इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, हमने रिफ्लेक्सिव को देखा था, हमने एम्फेटिक को भी समझा था। दोनों में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव तब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब उस पर एक्शन का असर पड़े। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट, यहां एक्शन ही नहीं हो रहा तो असर नहीं पड़ेगा। ये वाला जो इटसेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा ना, आगे रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक, द एलिफेंट हर्ट हरसेल्फ। अब एलिफेंट ने ये एक्शन किया और असर इस पे पड़ा, तो जिस पर काम का असर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमेशा रिफ्लेक्सिव ही करता है। तो इस पे हमने अच्छा खासा टाइम दिया था। सेम हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव की जगह एम्फेटिक भी कहला सकता है, कब? जब इस पे एक्शन का असर ना पड़े। और इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं वन मस्ट। तो वन भी क्या है? ये भी प्रोनाउन। किस टाइप का प्रोनाउन है भाई? पर्सनल प्रोनाउन है। यहां पर वन सेल्फ ये इसी का रिफ्लेक्सिव वर्जन है, सेल्फ वाला है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। ये मैं ज्यादा स्पीड से इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि रिवीजन है और बहुत आसान चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर
ये तो ज्यादा स्पीड से हो रहा, तो दो काम कर सकते हैं आप, या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए शुरू से, या फिर सबसे बढ़िया रहेगा आप जो प्रोनाउन वाली वीडियोस है शुरू की उनको देखिए, तब आपको मजा आएगा चीजों को समझने में। देखो इंटरेस्ट तभी बनता है किसी भी चीज में जब आप उन चीजों को समझते हो। मैंने कहा इंटरेस्ट तभी बनता है जब आप चीजों को समझते हो। उल्टा कर देते हैं, चीजों को आप तभी समझना चाहते हो और तभी चीजें समझ आती है जब आपका इंटरेस्ट होता है। तो दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक दूसरे को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहां पर है इफ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट हिम टेल इट। एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, ये सारे 8 थे, इनडेफिनेट प्रोनाउन थे। हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। हिम, ही, हिम, शी, हर, आई, मी, वी, अस, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए, इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें। इसके बाद ईदर ऑफ यू, यू, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यू प्रोनाउन है। ईच प्रोनाउन है। ईच, एवरी, ये भी हमने किया था। ईच, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव में, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। फिर आई और आई, ये प्रोनाउंस हुए। अब बात करते किस टाइप के प्रोनाउंस हैं, ये देखते हैं। एनीबडी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एनीबडी इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसके अलावा मैंने बता दिया एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, ये भी प्रोनाउंस है और इनडेफिनेट ही होते हैं। हिम पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल, पर्सनल कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और मी, अस, देम, हिम, हर। यू, यू कैसा है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे पर्सनल प्रोनाउन। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन विभाग सूचक, बांटे जो, डिस्ट्रीब्यूट करे, डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एवरी ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ जब आ जाता तब। इसके अलावा आई, आई कैसा प्रोनाउन है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट पर्सनल। इसके अलावा आई फिर से आ गया तो पर्सनल। फिर आगे बढ़ते हैं। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, सही बात है। ये जो आ गया द मैन हु, ये किसको रिलेट कर रहा है? इनको। आदमी ईमानदार है और भरोसे लायक है, कौन सा? द मैन, इसको बता रहा है द मैन, जो। तो ये जो हु है, यहां कौन की हिंदी नहीं है, ध्यान रखना, यहां हु की जो हिंदी है वो है जो। तो ये रिलेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। हमने किया था वीडियोस में प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन हमने किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, जोड़ता है, वो जो वो। तो हु, इसके अलावा क्या क्या थे रिलेटिव प्रोनाउन? हु, दैट, whom, which, who, that, whom, which, whose, ये सब थे। और what, ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। इन्हीं में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर दैट को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी बच गए हैं वो इंटेरोगेटिव भी होते हैं। दैट को इंक्लूड करें तो दैट रिलेटिव और बाकी भी रिलेटिव हो सकते हैं। यही वाले जो शब्द हैं हु, अगर मैं दैट को छोड़ दूं, हु है, whom, which, whose, what, अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ वाक्य में है, अगर हु या whom या which या whose या what सेंटेंस में है और उसी के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है सेंटेंस में अंत में, तो समझ जाना ये वाले जो हमारे हु या विच या हुम या व्हाट ये आए हैं, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहां अगर फुल स्टॉप है तो रिलेटिव है ये पांचों के पांचों, और बल्कि दैट भी। और अगर इनके लास्ट में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो हु, विच, व्हाट, हुम ये क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव। यहां हु है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ना कि क्वेश्चन मार्क, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज सच अ मैन एज, फिर वही आ गया सच, सच ही उस टाइप का आदमी है। एज आई ऑनर, तो सच भी यहां पर रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेटिव। देयर इज नो मैन बट विशेज टू, यहां पर भी ये रिलेट कर रहा है, रिलेटिव हो जाएगा। माई प्रॉब्लम इज द सेम, यहां पर भी देखा जाए तो प्रोनाउन का जो फंक्शन है वो लगभग सेम सा ही रहता है, रिलेट करने का। सुरेश इज द बॉय हुज, तो ये भी रिलेटिव, अभी अभी मैंने बताया आपको। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बहुत बेसिक चीजें थी, अब थोड़ा सा आपको चीजें बेहतर मिलेंगी, थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। ऑप्शन आ गए हमारे पास, तो समझिएगा ऑप्शन में हमने कैसे आंसर करना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपको देखना है कि क्या आएगा। यहां सीखने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं आपको रूल से भी बता दूंगा और बिगैर रूल के भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, ही इज एज गुड एज, आंसर आ गया। मी आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे लेकिन ये गलत है, ये आंसर नहीं है। सर क्यों नहीं आंसर, मैं बताता हूं आपको। इंग्लिश जब आप सीखते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सुन रखी हैं, स्पोकन वर्जन जिसको हम बोलते हैं, लैंग्वेज का स्पोकन वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। उसमें आप बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते हो जो दूसरे लोग बोलते हैं, सुनने में बड़ी सही लगती हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट लगती हैं, बट वो करेक्ट होती नहीं है। इंग्लिश वो जो आप बोलचाल के लिए यूज कर रहे हो और इंग्लिश वो जो आप रिटर्न में यूज कर रहे हो, अलग अलग वर्जन है। एक स्पोकन है जिसको इनफॉर्मल कहते हैं, और एक फॉर्मल है जो आपके स्टैंडर्ड वर्जन है लैंग्वेज का, जो आपके एग्जाम में आती है। मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं आया, समझते। मान लीजिए आपके घर के बाहर जो स्वीपर काम करते हैं, क्लीनर काम करते हैं, वो एक दो दिन छुट्टी पे चले गए या वो ढंग से काम नहीं कर रहे, और आपने कहा कि भाई, वो एक दिन आए कि भाई ढंग से आपने सफाई नहीं करी घर के सामने, तो आप बोल सकते हो क्लीनर को कि भाई ये ढंग से साफ करके जाया करो, आप यार ऐसे ही छोड़ देते हो। ये इनफॉर्मल वर्जन था कि भाई ढंग से सफाई किया करो, ऐसे ही मत छोड़ा करो। और एक फॉर्मल वर्जन है, मान लो आपको एमसीडी कमिश्नर को लिखना है और वहां आप लेटर लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, भाई ढंग से साफ कर दियो, ऐसा नहीं लिख सकते। तो भाषा को दो भागों में बांटा जाता है, एक है इनफॉर्मल वर्जन और एक है फॉर्मल वर्जन। इनफॉर्मल मतलब आम, मैंगोज की बात नहीं कर रहा हूं, आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल। और फॉर्मल मतलब हुआ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ जिसमें आप लिखते हो जो एक सही तरीका है। तो स्टैंडर्ड अपनी जगह जरूरी है और इनफॉर्मल यानी आम बोलचाल की भाषा अपनी जगह जरूरी। इससे मेरा क्या मतलब है भाई, इससे मतलब मेरा है कि जब आप चीजों को यूज करते हो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तब तो सही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे गड़बड़ कैसे हो जाएगी, देखिए, आप यहां पर हो और आप बात कर रहे हो अपने घर वालों से, तो आपने सेंटेंस बोला, मम्मी पानी, खत्म, ठीक है। और आप फिर से यहां पर हो और आप बात कर रहे हो किसी स्ट्रेंजर से, या आप किसी पार्टी में हो, या आप मान लो मोदी जी ने आपको इनवाइट किया है, वहां पर आप हो और आपने पानी मांगना है, तो आप क्या कहोगे, कोई बंदा वेटर दिख रहा है वहां पर, क्या बोले, पानी, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। तो तरीका मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मान लो आप घर पे हो, तो आपने दो शब्द बोले, मम्मी पानी, खत्म। इसी में अंडरस्टूड हो गया कि मम्मी ने पानी देना है, सर पे डालना है, नहाने का पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, पीने का पानी लोटे में लाना है, किस में लाना है। लेकिन अगर आप पार्टी में हो तो आप मम्मी पानी, या कोई भी बंदा है उसको सिर्फ पानी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे भाई कृपा पानी ला करके दे दीजिए। तो दोनों में फर्क है। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में हो या आप किसी एयरपोर्ट पर हो, अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हो, तो आप पूछेंगे, है ना, वेयर इज द वाटर। आप पूछ सकते हो कि भाई पोर्टेबल वाटर कहाँ है, कृपा करके मुझे पानी दे दो, ऐसा, प्लीज गेट मी सम वाटर, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या घर पे आप कभी ऐसा कहोगे, मान लो आप थके आ रहे, घर पे गए, माता है घर पे, और आपने मम्मी से कहा, हे माते कृपा करके मुझे एक लोटा पानी देने का कष्ट करें, तो सबसे पहले तो थप्पड़ आएगा, बेटा क्या बड़बड़ा रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब जहां फॉर्मल वर्जन यूज करना चाहिए, औपचारिकता जहां होनी चाहिए वहां यूज करो, और जहां इनफॉर्मल होना चाहिए वहां अनौपचारिक हो जाओ आप, ठीक है। दोनों में अपने फ्रेंड से आपने उसकी बाइक यूज करनी है, कार यूज करनी है, उसका फोन नया लेके आया है, वो देखना है, तो आप क्या कहेंगे उससे, मान लो आपको, आपका कोई मित्र है मान लीजिए, तो आप उसके क्या कहोगे, हे देव कृपया अपना फोन दूरभाष यंत्र मुझे दें, ऐसा थोड़ी कहेंगे हम, अबे दिखा, ये बोलेंगे। लेकिन वही अगर कोई स्ट्रेंज बंदा है, आप भी मान लो एप्पल के स्टोर पे गए हो, क्रोमा सेंटर गए हो, और वहां किसी का फोन आपने कहा, भाई साहब एक बार दिखाएंगे", तो
आपका तरीका बोलने का अलग होगा। वही यहां हो रहा है हमारा इंग्लिश में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अगर आप इनफॉर्मल बोलते हैं तो चीजें अलग होगी, फॉर्मल बोलते हैं तो चीजें अलग होंगी। अब समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में यही डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा देखिएगा, ही इज एज गुड एज। अब आपको लग रहा है कि सर यहां तो मी आना चाहिए, तो मैं वही बता रहा हूं, जब इस टाइप के सेंटेंस आपके पास होंगे ना, किस टाइप के, आई एम, बहुत बेसिक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत क्यों होते हैं, मार्क्स कम क्यों कट जाते हैं। आई एम बेटर देन हिम, आप में से ज्यादातर को लगेगा बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये गलत है, ये गलत है, हिम की जगह ही आएगा, तो आपको लगे नहीं सर मजाक कर रहे हो। भाई यहां जो हिम आया है वो गलत है। कैसे गलत है? हमने तो यही सुना आज तक, आई एम बेटर देन हिम। और अच्छा सोने पे सुहागा करें तो, और इजी कर लें तो, ही इज बेटर देन मी। ये लो सर, ये तो सही है, बिल्कुल गलत है ये भी भाई। ये दोनों ही गलत हैं, हमें बोलने में अच्छे लग रहे क्योंकि हमने सुने हैं ऐसे। दोनों ही गड़बड़ है, दोनों में ही गलत चीजें हैं। सही क्या होगा फिर सर? देखो सही ये होगा, हिम की जगह आएगा ही, मी की जगह आएगा आई, तब जाके सही होगा। नहीं सर ये तो नहीं सुना है। तो भाई यही तो बात है, जब भी आपको बोला जाता है कि भाई आई एम बेटर देन हिम सही है या ही, तो आपको लगेगा नहीं हिम ही सही है, हमने तो ये सुना है। तो सारी सुनी सुनाई चीजें सही नहीं होती। ही इज एज गुड एज, यहां आंसर आएगा आई। ये कैसे पता लगेगा सर? तो देखो, एज गुड एज का मतलब क्या हुआ? उतना अच्छा जितना वह अच्छा है। कितना अच्छा है? जितना मैं हूं, यानी कि मैं भी कोई खराब आदमी नहीं हूं, मैं भी अच्छा हूं और ही भी अच्छा है, और दोनों बराबर अच्छे हैं। तो तुलना किसकी किससे हो रही है? हम किसको अच्छा, कम या ज्यादा या बराबर बता रहे हैं? ही को बता रहे हैं, ठीक है, ही को बता रहे हैं। तो जिससे आप तुलना कर रहे हो वो भी ही के तरह होना चाहिए। मतलब एक तरफ इंडिया है और इंडिया का प्लेयर है, एक तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान का प्लेयर है, तो हम इंडियन प्लेयर की तुलना इंडियन प्लेयर से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के प्लेयर की कोई तुलना नहीं हो सकती पाकिस्तान के प्लेयर से। घोड़े की और गधे की कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, और करने वाले हैं वो गधे ही हैं। फिर कहने का मतलब बराबरी में होती है तुलना। आप एक रेसलर को, एक रेसलर है और उसको रेसलिंग मैच में कंपीट करा देते हो एक रनर से, धावक से, दौड़ने वाले से, तो ये कंपैरिजन थोड़ी हुआ, ये तो बेवकूफी हुई। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में भी कुछ समानताएं तो होती है ना, सेम फील्ड होनी चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि जब आप यूज करोगे कि ही की तुलना करनी है, तो भाई ही की तुलना जब आप करोगे तो जिससे तुलना करोगे वो भी ही के ही कैटेगरी का होना चाहिए। इस बात से मेरा क्या मतलब है? तो समझते हैं, याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमने क्या मिस कर दिया कंटेंट ना देख करके, उस चीज को भी समझने की। देखिएगा, अगर मैं कहूं कि हमने पर्सनल प्रोनाउन सीखे थे, क्या सीखे थे? पर्सनल प्रोनाउन सीखे थे। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने सीखा था कुछ सब्जेक्ट का काम करने वाले पर्सनल प्रोनाउन है और कुछ ऑब्जेक्ट का काम करने वाले पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा जी, ठीक है, उनमें क्या क्या है? हमारे पास आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है और इट है। इधर क्या है जी? इधर मी है, अस है, यू का सेम ही होती है शक्ल, देम होता है, हिम होता है, हर होता है, इट की सेम ही होती है शक्ल। अच्छा, ये सारा सब कुछ होता है? इतना सारा होता है सर? भाई इतना ही होता है, वीडियोस नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या लगता है मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार आपको कि वीडियोस देख लो? क्वेश्चन आप डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आई भी प्रोनाउन है और आई भी पर्सनल प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है और मी भी पर्सनल ही प्रोनाउन है, बट पर्सनल प्रोनाउन में दो कैटेगरी हैं, ऑब्जेक्टिव का काम और सब्जेक्टिव का काम करने वाले पर्सनल प्रोनाउन, दो तरह में बटे हुए हैं। तो कोशिश करते हैं
कि आई सब्जेक्ट है, मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव वर्जन है, ऑब्जेक्टिव रूप है। वी सब्जेक्टिव रूप है, उसका ऑब्जेक्टिव रूप है अस। ऐसे ही यू सेम होते हैं। अच्छा सर यू तो सेम है, फंस गए आप तो यहाँ पर। आप तो बोल रहे ये अलग होंगे वो अलग, तो शक्ल तो सेम हो गई। इट की भी शक्ल सेम है और यू की भी शक्ल सेम है। अच्छा सर अब कैसे पता लगाएं? तो देखो, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं वे कौन होते हैं? सेंटेंस में चलने वाले काम को करने वाले। सेंटेंस में चलने वाले जो काम होंगे ना, सेंटेंस में जो काम चल रहा होगा उसे जो करने वाले लोग होंगे, कार्य को करने वाले लोग जो होंगे उन्हें हम कहेंगे सब्जेक्ट। और सेंटेंस में चलने वाले, सेंटेंस में चलने वाले काम से प्रभावित, काम का जिस पर असर पड़े, सेंटेंस में चलने वाले काम से प्रभावित होने वाले, वो काम को करते नहीं सिर्फ प्रभावित होते हैं सेंटेंस में चलने वाले काम से, वे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हैं ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में चलने वाले काम को जो करे ना बल्कि प्रभावित हो। और ये सब्जेक्ट्स हैं जो सेंटेंस में चलने वाले काम से प्रभावित नहीं होते बल्कि उसे करते हैं। तो भाई ये फर्क है। अगर यू सेंटेंस में है तो अगर वो यू सेंटेंस में दिए गए काम को कर रहा है तो वो सब्जेक्ट यू है। अगर वो काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है, यू पे तो असर पड़ रहा है काम का, ठीक है, तो वो यू क्या है? ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल। शी बीट्स यू। अब आप खुद सोचो एक्शन क्या चल रहा है? एक्शन चल रहा है, काम चल रहा है पीटने का। और शी ने क्या किया? शी कौन है? काम करने वाला। और इस पर काम का क्या पड़ा है? असर। तो ये वाला यू क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट यू। लेकिन अगर मैं कहूं यू हेल्प हर, तो यहां पर जो यू है, काम क्या हुआ? हेल्प करने का। किसने किया? काम करने वाला कौन है? काम करने वाला कौन था? ये वाला यू। तो ये वाला यू कौन सा यू था? सब्जेक्ट यू। ये फर्क है। तो कोई भी हो इनमें से जिनकी शक्ल सेम है दिखने में, अगर आपको पहचानना तो ऐसे पहचान सकते हो कि भाई जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा, जिस पर काम का असर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे ही शी, और ये ऑब्जेक्ट है मी अस यू देम हिम हर इट। अब जो पॉइंट था वो ये था कि जो कंपैरिजन चलेगा, जो कंपैरिजन चलेगा वो आई का मी के साथ, वी के साथ, यू दे के साथ हो सकता है। मी का कंपैरिजन अस के साथ या यू के साथ या देम का हिम हर ये हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कंपेयर हो सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोग आपस में एक दूसरे से कम या बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान के लोग आपस में करें मरे कटे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक हिंदुस्तान के आदमी का कंपैरिजन पाकिस्तान के इंसान से नहीं होगा। कोई की कंपैरिजन है ही नहीं भाई। तो यहां आई का कंपैरिजन वी से या यू से या दे ही शी इनसे सब्जेक्टिव से हो सकता है। वैसे ही मी को अस से या यू से देम से इनसे कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन एक इधर से सब्जेक्ट और एक इधर से ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं होगा। अब हम चलते हैं वापस अपने पॉइंट पर कि भाई ये सारी रामकथा हमने क्यों सीखी? तो भाई ये सारी रामकथा इसलिए सीखी थी, देखिएगा यहां जब हम देखते हैं तो सेंटेंस आया कि ही इज एज गुड एज, वो उतना ही अच्छा है, यानी कि कंपैरिजन हो गया। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? ही का हो रहा है। ही का, ही कितना अच्छा है जितना कि दूसरा है। तो ये कौन सा केस है? ये केस है, ये जो केस है ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? आई सब्जेक्ट है। तुलना किसकी करनी है? ही की करनी है। ही खुद कौन सा केस होता है? सब्जेक्ट। क्यों होता है सर? क्योंकि हिम तो इसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ही खुद सब्जेक्ट केस है। तो इस जिससे तुलना होनी है वो भी कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट। तो दिमाग के कोने में लिख लीजिए कि तुलना होती है बराबरी में। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की तुलना, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से
सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी। एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे ऑब्जेक्ट से या एक ऑब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से नहीं होगी। तो यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आई। बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। अब कोशिश करते हैं समझने की। ये जो आई है ये तो सब्जेक्ट है, सही बात है। अच्छा सर, आई सब्जेक्ट है और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, सही बात है। अब ये जो यू है ये क्या है? सोचने वाली बात है। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी सेंटेंस में मिल गया हमने, यानी जो बच गए वो क्या होंगे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आई मिल गया ना, बिलीव ना करने का काम, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट तो आई तो हुआ, डू नॉट बिलीव का सब्जेक्ट, यानी बाकी जो भी है, जो भी बाकी बच गए वो सारे ऑब्जेक्ट है। यानी ये वाला यू भी क्या है? ऑब्जेक्ट। हिम तो पहले से ही क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे डील करना है। नेहा एंड डैश वर प्रेजेंट। अब प्रेजेंट होने का काम किसने किसने किया? एक तो नेहा, तो नेहा सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट। और नेहा के साथ एंड का मतलब जुड़कर, एंड का मतलब जुड़कर, जो भी आएगा वो भी तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सेम ही टाइप की चीजें तो जुड़ती हैं, कंपैरिजन भी सेम में होता है। तो यहां पर भी जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। और ऑप्शन में आपके पास है आई जो कि सब्जेक्ट है, मी जो कि ऑब्जेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? आई। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां पर आ जाते हैं। आई नो इट वॉज डैश। अब समझने वाली बात आ गई यहां पर। आई नो इट वॉज डैश, तो आई सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हो गई, और इसके बाद इट फिर से सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हो गई। ये क्या आया सर? शी आएगा या हर्ष आएगा? अब सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहां जो चीज आप सीखोगे वो आपको आज तक जो आपने शायद इंग्लिश में सीखा होगा उससे थोड़ी अजीब लगेगी। क्यों अजीब लगेगी? उसको भी डिस्कशन कर लेते, देखिएगा। हम सबने कभी ना कभी ये चीज सीखी है, हम सबने कभी ना कभी हमारे दिमाग में चीज आई होगी कि कोई लिखा है सेंटेंस। क्या लिखा है? कोई सेंटेंस। और सेंटेंस में जब भी आप बात करते हो, सेंटेंस की जब भी बात होती है, तो सबसे पहले जो चीज आती है उसको हम बुला देते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी आता है जनरली हम उसको बुला देते हैं वर्ब। लास्ट में जो भी बचता है, हम सभी की आदत बन गई है और कुछ इसका क्रेडिट टीचर्स को भी जाता है, जो रट लेते हैं कॉन्सेप्ट को किसी भी एक बुक से, दो बुक से, और चीजों को समझते नहीं। तो देखिए, सेंटेंस के शुरू की चीज हमेशा सब्जेक्ट हो जरूरी नहीं, और बीच में हमेशा वर्ब आए जरूरी नहीं, और जो लास्ट में आए वो ऑब्जेक्ट हो ये भी जरूरी नहीं है। मतलब अगर मैं लिखूं ही इज अ टीचर, तो अगर मैं रटे रटाए कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूं, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं, जो कि गलत है, तो ही स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, इज स्टैंड्स फॉर वर्ब, एंड अ टीचर स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर सर टीचर क्या? हमने तो आज तक यही सीखा था, जो शुरू में आए मारो थप्पड़ सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे है उसके भी थप्पड़ मारो वो वर्ब है, लास्ट में जो भी है पीटा उसे वो तो ऑब्जेक्ट। नहीं भाई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर ये क्या है? जो शब्द सेंटेंस को पूरा करने आता है, सिर्फ पूरा करने आता है, एक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो कोई भी एक या एक से ज्यादा शब्द जिनका सीधा सा मतलब है कि उनके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंटेशन अपने आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम यहां सिर्फ ये समझ लेंगे कि ऐसा शब्द जो वर्ब के बाद आया हुआ है जनरली आमतौर पर, और उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, वो मात्र क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट होता क्या है जनरली? मात्र अ वर्ड, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड जो सेंटेंस, जो सेंटेंस को, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने आया है। अब कंप्लीट करने आया तो जाहिर सी बात है उसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। मतलब अगर सेंटेंस से उस वर्ड को हटा दिया जाए जो बोल रहा है कि मैं कॉम्प्लीमेंट हूं, कंप्लीट करने आया हूं, पूरा करने आया हूं, पूरक हूं, अगर उसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस सेंटेंस नहीं रहेगा या इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर मैं बोलूं सिर्फ ही इज अ, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। तो पूरा किसने किया? टीचर ने। तो टीचर शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर किए गए सेंटेंस में चलने वाले एक्शन का असर पड़े। सेंटेंस में एक्शन फिलहाल कोई भी नहीं चल रहा है, सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं चल रहा है, तो ऐसा शब्द जो सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया, कंप्लीट करने वाले को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट करने
वाले को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। अब जवाब दो मुझे इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल है इट इज डैश, ऑप्शन है आई और मी। ये कॉम्प्लीमेंटेशन वो चैप्टर्स में से एक है जो जनरली नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को रूल्स रटा दिए जाते हैं, पीछे का लॉजिक बताया नहीं जाता, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा है फील्ड के अंदर, कि कहते हैं कि जी 250 रूल्स है, इनको याद कर लो आप, आपका काम हो जाएगा। या आप ये 300 रूल है या 50 रूल है, उनको याद कर लो। सिंगल रूल आपके याद आ जाए एग्जाम के टाइम पे तो मुझे कह देना। दिमाग में वैसे ही इतना केमिकल लोचा है कि आपको इतने सारे रूल्स याद ही नहीं आएंगे, एक भी रूल नहीं याद होगा आपको एग्जाम के टाइम पे। तो जो चीज आनी नहीं, क्या एग्जामिनर ने रूल पूछना है? नहीं। क्या आपको एग्जाम के टाइम पे रूल याद आ जाएंगे, इसकी गारंटी है? नहीं। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़िए, रूल की जरूरत नहीं है। अब अगर हाँ, फिर भी हम डिस्कशन रूल का इसलिए करेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ ये सीखा था और इससे ये बेटर, ताकि आप कंपेयर कर पाओ, ठीक है। इट इज डैश। अब मुझे यहां या तो आई लिखना है या मी लिखूं, तो मैं क्या लिखूं? पहले इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस ये है कि है तो दोनों आई और मी दोनों प्रोनाउन। आई है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और मी है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। आएगा क्या यहां पर? यहां पर वही आएगा जो ये होगा। मतलब अगर जो वर्ब आई है उसके पहले वाला सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद वाला भी, बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्टिव होगा। ये तो सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कब तक नहीं आएगा भाई, कहां जाएगा समझ में ना आकर के। देखिए अगर हम लिख दें कि भाई एक तरफ सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस वर्ब है, और वर्ब बेसिकली बी दी जाती है, इज एम आर वगैरह, और उसके बाद जो आएगा वो भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, इसी बात को, कि पहले आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बाद में आ गई बी। बी यानी कि मेरा बी से मतलब है वर्ब, बी यानी कि वर्ब आ गई, तो उसके बाद जो आएगा वो भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट ही होगा। इसका मतलब अगर वर्ब के पहले, बी के पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद वाला जो भी होगा वो भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर बी वर्ब के पहले सब्जेक्ट दे दिया है तो बाद वाला भी सब्जेक्ट ही होगा। ये कैसे सर, अभी भी नहीं आया समझ में? ये लो, एग्जामिनर आपको देगा वर्ब, एग्जामिनर वर्ब के पहले आपको देगा कोई वर्ड और बाद वाला वर्ड पूछेगा, तो वर्ब के पहले वाला आपको वो देगा। अगर वर्ब के पहले वाला दिया है सब्जेक्ट और बाद वाला रहा है पूछ, तो ध्यान रखना बाद वाला भी सब्जेक्ट आएगा क्योंकि पहले वाला सब्जेक्ट। अगर पहले ऑब्जेक्ट है फिर वर्ब दे दी और बाद वाला पूछ रहा है, तो अगर वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद भी आएगा ऑब्जेक्ट, खत्म। वर्ब है, पहले वाला देगा एग्जामिनर, बाद वाला पूछेगा, तीन ही चीजें हैं। पहले कोई वर्ड है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से होगा, उस दूसरे नंबर पे वर्ब है, तीसरे नंबर वाला पूछेगा। तो वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद भी सब्जेक्टिव ही आएगा, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर और कोशिश करते हैं समझने की क्या था। देखिए नो आई नो इट वॉज डैश। अब समझ लेते हैं, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं। यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, इट ये सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब। मैंने बताया ना बी की फॉर्म्स आपको बी जमार दिया जाए, तो सोचो वर्ब हो गई वॉज, उसके पहले इट है और वो क्या दिया है? सब्जेक्ट। तो अगर जब पहले सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद भी क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया है हमें? शी। तो आंसर क्या हो गया? शी। अगर आई नो वाला पोर्शन ना भी होता, सिर्फ इतना होता इट वॉज डैश और ऑप्शन यही दोनों होते, तब भी आपका आंसर क्या होता? शी। क्यों होता? क्योंकि मैंने बताया भाई बी के रूप में, जब वर्ब के रूप में बी है उसके पहले अगर सब्जेक्टिव है तो बाद में भी क्या होगा? सब्जेक्टिव ही होगा। अब बाद में आगे बात करते, दीज मैंगोज आर रोटन थ्रो डैश अवे। ये वाले जो आम हैं, मैंगोज हैं, खराब हो गए, सड़ गए हैं, इनको क्या कर दो? थ्रो कर दो। कहां? दूर फेंक दो। किसे फेंक दो?
मैंगोज को, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन्हें फेंक दो, थ्रो दे अवे, वैसे ही बोल के देखो, थ्रो दे अवे या थ्रो देम अवे। आई जो कि सब्जेक्ट है, गेव जो कि वर्ब है, और रूपी एंड शी थैंक्ड। अब देखो, आई गेव डैश, तो ये वर्ब हुई, और यहां बी की तो फॉर्म नहीं है ना, जैसे यहां हमने समझा था कि बी की फॉर्म, बी की फॉर्म से मेरा मतलब, बी की फॉर्म से मेरा मतलब बी की फॉर्म से मेरा मतलब है बी खुद, या इज, या एम, या आर, या बीन, या बीइंग। ये वो वर्ब्स है जिनको बी की फॉर्म सब कहते हो। इनके पहले अगर सब्जेक्टिव है कोई भी, आई वी यू दे ही शीट, तो इनके बाद जो आएगा वो भी क्या होगा? सब्जेक्टिव। आई वी यू दे ही शीट में से अगर इनके पहले कोई ऑब्जेक्टिव है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव होगा, हर वर्ब पे नहीं लागू होती। तो ये कहता है आई गेव, ये जो वर्ब है बी की फॉर्म में से तो नहीं है ना, और इसके पहले आई जो है वो सब्जेक्ट है, यानी बाद में जो आएगा वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सिमिलरिटी सिर्फ बी की फॉर्म में, यहाँ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शन आपको दिया है हर और हर्ष, तो क्या होना चाहिए? यहां पर आएगा हर। आई गेव हर अ रुपी, मैंने उस लड़की को 1 रुपया दिया, एंड जब 1 रुपया दिया तो शी, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो शी थैंक्ड मी, उसने मुझे, अपने आप को थोड़ी धन्यवाद देगी, मुझे धन्यवाद देगी, तो शी थैंक्ड मी फॉर इट या देम। रुपी एक थी, सिंगुलर के लिए क्या आएगा? देम। देम कहां से आया? दे से, दे तो बहुवचन होता। रुपया कितना दिया? मैं भी तो कंजूस हूं ना, 1 रुपया दिया, तो सिंगुलर था तो इट आएगा। नोबडी बट डैश डिजर्व द प्राइज। अब नोबडी बट डैश, अब यहां जो ये बट आया है, ये वाला जो बट आया है, ये एक प्रैप है। क्या है? प्रैप। प्रैप के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्रैपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सर हर बार एक नई बात बता देते हो, ये भी नई बात होगी? बिल्कुल नहीं है भाई, समझ लो। देखो, ही इज विद डैश, ऑप्शन है आई और मी, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। देख लो, ही इज विद मी या ही इज विद डैश। अब बताना चाह रहा हूं कि जो विद है वो प्रेप है, प्रेपोजिशन, वैसे ही जैसे बट एक प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन है, बट प्रेपोजिशन है, तो यहां क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में मी। तो इससे क्या सीखने को मिला कि प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन के बाद मी यानी कि ऑब्जेक्ट आता, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। तो वैसे ही जैसे विद प्रेप था और हर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है, बट भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? शी या हर? शी तो सब्जेक्ट है, हर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ना समझ आए, आई लाफ एट डैश, ही या हिम, ये ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, लाफ वर्ब है, एट क्या है? वैसे ही एट भी एक प्रीपोजिशन है, जैसे विद प्रीपोजिशन थी, बट भी प्रीपोजिशन थी, एट भी प्रीपोजिशन है, तो प्रैप के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा? हिम। तो प्रैप के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आगे बढ़ते हैं, ही इज टॉलर देन डैश। अब मुझे बताओ कि टॉलर का मतलब क्या होता है? से अधिक हाइट वाला। तो जब हम से अधिक हाइट वाले की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर। और कंपैरिजन बराबरी में होता है। बराबरी मतलब इस वाक्य में शुरुआत में किसका कंपैरिजन हो रहा है? ही क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि जिससे तुलना कर रहे हो ही की, वो भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। आई और मी में सब्जेक्ट कौन है? मी तो ऑब्जेक्ट होता भाई, सब्जेक्ट कौन होता? आई, तो आंसर आई हो गया। अब आ जाते हैं यहां पर लेट। लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद आमतौर पर, हमेशा नहीं, आमतौर पर वर्ब के बाद कौन सा केस आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन है? हिम, तो आंसर हो गया हिम। दे आर नोट, सर नहीं आया समझ हिम वाला, अरे समझ लो भाई, ये लो, लेट डैश गो, ऑप्शन है वी और ऑप्शन है अस, ये ऑब्जेक्ट होता है और वी सब्जेक्ट। आप खुद बता दो, लेट वी गो, किसी ने सुना हो तो बता देना, लेट वी गो या लेट अस गो? लेट अस गो ही होता है सर। और अस में और वी में फर्क, अस होता है ऑब्जेक्ट, वी होता है सब्जेक्ट। क्या सीखने को मिला कि लेट यानी वर्ब के बाद कौन सा केस आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। वही मैं भी कह रहा हूं भाई, लेट वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्ट। ही और हिम में से ऑब्जेक्ट कौन है? हिम, इसीलिए ये आया। दे आर नॉट सो रिच एज, बता दिया, नॉट सो रिच एज, उतने अमीर नहीं है जितने, यानी तुलना हो गई।
अमीर तो हैं लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। तो तुलना हो गई। तुलना किसकी हो रही है? दे और देम में फर्क, दे होता है सब्जेक्ट, देम होगा ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या दिया है? दे क्या है? सब्जेक्ट। तुलना बराबरी में होती है, तो दे की जिससे तुलना करेंगे वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अस क्या है? ऑब्जेक्ट, और वी क्या है? सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डैश हु सेव्ड अस। अब वही बात आ गई, वॉज, इज एम आर, वॉज वर, ये क्या है? बी की फॉर्म, बी के पहले सब्जेक्ट, तो बी के बाद भी सब्जेक्टिव होगा, और दोनों में से सब्जेक्टिव क्या है? ही। वही आंसर आ गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आ गया। वी इंजॉयड, ये तो सबने सुना होगा, इंजॉय योर सेल्फ। इंजॉय योर सेल्फ, तो इंजॉय के हिसाब से देखेंगे, ये क्या रखा है आपका? वी, और वी है सब्जेक्ट, तो वी के हिसाब से क्या आना चाहिए? वी आर सेल्फ या आर सेल्व्स? आर सेल्व्स, तो यहां पर आंसर आर सेल्व्स। द क्वीन डैश गेव द प्राइज। क्वीन ने अपने आप को प्राइज दिया, या अपने आप प्राइज दिया किसी और को? खुद से। क्वीन ने किसी और को नहीं बोला जा भाई उसको प्राइज दे, क्या खुद से दिया। तो क्वीन के लिए क्या आना चाहिए? क्वीन क्या नॉन लिविंग है? नहीं, क्वीन तो लड़की है, फीमेल है, यानी कि हर सेल्फ। अब आ गया, यू आर स्टार्विंग डैश। आप भूखा मार रहे हो। किसे भूखा मार रहे हो? माई सेल्फ को थोड़ी भूखा मार रहे हो, अपने आप को मार रहे हो भूखा भाई। योर सेल्फ, यू के हिसाब से योर सेल्फ। फिर आ गया, आई पोस्टेड द लेटर। आई पोस्टेड, मैंने लेटर पोस्ट किया, खुद, स्वयं, अपने आप, तो आई के हिसाब से माई सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बाय वॉज दिस नॉवल रिटन। इसमें थोड़ा सा चेंज हमने करना पड़ेगा। यहां पर हम बनाएंगे डैश, ये बनेगा डैश, और यहां पर हम लिख देंगे वॉज। तो सेंटेंस बनेगा, बाय डैश वॉज दिस नॉवल रिटन। ठीक है। अब ये क्या है? प्रेपोजिशन। अभी अभी मैंने बताया प्रेप के बाद कौन आता? ऑब्जेक्ट। हु कौन सा केस होता है? सब्जेक्ट। और हुम कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस कुछ कुछ ऐसे है, बाय डैश वॉज दिस नॉवल रिटन, ये ऐसे। मीनिंग आप समझ गए होंगे किसके द्वारा ये जो नॉवल है उपन्यास है लिखा गया। तो यहां ये बाय की वैल्यू क्या है? बाय की वैल्यू क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेप के बाद अभी अभी मैंने बताया आपको, अगर आप गजनी नहीं है तो बता देंगे मुझे, प्रेप के बाद ऑब्जेक्ट आता है या सब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आता है सर, सही बात है। इन दोनों में से हु तो है सब्जेक्ट और हुम होता है ऑब्जेक्ट, तो आंसर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बाय हुम। डैश ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक। अब इन पेन्स में से कौन सा आप लोगे? कौन सा? कौन सा? कौन सा बोले तो विच, चॉइस जो बताता है विच। डैश डू यू वांट, अगर मैं कहूं वट डू यू वॉन्ट, वट का मतलब तुम क्या चाहते हो, और हु डू यू वॉन्ट आएगा नहीं, हुम आता, क्योंकि हु तो होता है सब्जेक्ट और हमें जरूरत है यहाँ ऑब्जेक्ट की। सर आप कैसे बता रहे हो ऑब्जेक्ट की जरूरत है? तो देखो भाई, यू क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट, यानी यहां क्या नहीं आ सकता? सब्जेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो यू के रूप में आ गया। यानी हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। और हु कौन सा केस होता है? सब्जेक्ट, यानी वट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो आंसर आ गया वट। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन डैश ऑफ गया, ये हमने पॉइंट किया था। यहां पर क्या होगा? द क्लाइमेट, ये जो है इसके रिपीटिशन को रोकना है, तो वो किससे रुकेगा? दैट से। यहां आंसर क्या आ जाएगा? दैट। ये तो सर समझ में नहीं आया, तो भाई समझ लेते हैं। समझ में नहीं आएगा तो फायदा ही क्या फिर हमारा वीडियो बनाने का। देखिए, देखिए, सेम नाउन जनरली रिपीट नहीं होता। ठीक है, सेम नाउन आमतौर पर रिपीट नहीं होता, पहली बात तो ये है। उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए आप उस नाउन की जगह क्या लगा देते हो? दैट लगा देते हो। अगर वो नाउन बहुवचन प्लूरल है तो उसकी जगह आप दोज लगाओगे, एक वचन सिंगुलर है तो उसकी जगह आप दैट लगा दोगे। ये तो सर नई बात है भाई, नहीं है, सब कुछ नया लगेगा। अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देखोगे, प्रोनाउन के डायरेक्ट क्वेश्चन बनोगे, डायरेक्ट सेनापति बनोगे,
आपको सैनिकों का पता भी नहीं है किसकी कौन से सैनिक की क्या क्वालिटी है, कौन सा तीरंदाज है, कौन आग्नेयास्त्र चलाता है, कौन शूट बढ़िया करता है, कौन सिर्फ दिखने दिखने का अच्छा है, कौन घुड़सवारी बढ़िया कर सकता है, कौन भाला बढ़िया फेंक सकता है, कौन तलवारबाजी में अच्छा है। तो आप ऐसे सेनापति तो फिर भाई ऐसा युद्ध लड़ोगे और ऐसी जीत होगी आपकी। तो पहले वीडियोस को देखोगे तो ये चीज आपको नई नहीं लगने वाली। अब सेम नाउन रिपीट नहीं होगा, ये बात तो ठीक है नहीं होता है, लेकिन दैट और दोज का क्या फंडा है देखो। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर, हालांकि होता नहीं है, देन, हम जस्ट सेंटेंस बना रहे हैं, देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। अरे भाई पटना वाले बुरा ना माने, मैं जस्ट एक सेंटेंस बना रहा हूं ताकि हमें आइडिया मिल सके कि चीजें कैसे चेंज हो रही हैं यहां पर। देखिएगा, हमने करना है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। इस सेंटेंस में हम मीनिंग तो पूरी निकाल गए कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो पटना के क्लाइमेट से बेहतर है, लेकिन गड़बड़ ये कर गए कि हमने सेम नाउन कर दिया रिपीट, जो कि नहीं होता, सेम नाउन रिपीट नहीं होता। तो नाउन के रिपीटिशन से बचना है, तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के हम इसे हटा देंगे, भाई रिपीटिशन होता नहीं तो हमने हटा दिया। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन ऑफ पटना, ये तो गलत हो गया, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए तो हमने हटा दिया, लेकिन हटाने से थोड़ी सेंस पूरी नहीं आ रही, तो इसका मतलब सिर्फ हटाना नहीं है, उसकी जगह कुछ लगाना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं क्लाइमेट देखूं तो क्लाइमेट एक ऐसा शब्द जो एक वचन है, बहुवचन नहीं है, तो मैं द क्लाइमेट की जगह क्या लिखूंगा, दैट। अब फिर पढ़ेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ पटना, दैट मतलब द क्लाइमेट ऑफ पटना। इस तरीके से आप सेंटेंस को करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ आरसी इज मोर, या फिर कह लेते हैं द गोल्ड ऑफ आरसी इज मोर प्योर देन द गोल्ड ऑफ एफसी। कंपनियों के नाम रख दिए हमने, एक आरसी कंपनी का गोल्ड है और एक एफसी कंपनी का गोल्ड है। फिर कह रहा है कि जो गोल्ड है ना, किसका गोल्ड है, आरसी का जो गोल्ड है वो एफसी के गोल्ड से ज्यादा प्योर है। तो गड़बड़ ये हो गई कि गोल्ड गोल्ड नाउन हो गया रिपीट और सेम नाउन रिपीट होता नहीं, तो मैं गोल्ड ना लिख करके दोबारा यहां क्या लिख दूंगा, दैट। तब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और सही भी हो जाएगा, करेक्ट भी। द गोल्ड ऑफ आरसी इज मोर प्योर देन, द भी हट जाएगा, देन दैट ऑफ एफसी। तो ये दैट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यहां से आता है। अब बात करते हैं वापस से हम हमारा जो सेंटेंस था उसकी। तो वो जो हमारा सेंटेंस था वो सेम बात यहां पर आपको बता रहा था, सेम बात बता रहा था कि भाई जब आप कंपेयर करोगे चीजों को तो आपको देखना पड़ेगा बाय वॉज, ये तो हो गया था, आपको देखना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट वाला सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, सिंगुलर के लिए आएगा दैट ऑफ गया। ये दैट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट की वैल्यू हो जाएगी द क्लाइमेट, ठीक है। और द क्लाइमेट दोबारा लिख नहीं सकते, रिपीटिशन से बचने के लिए हमने दैट लगा देना है, दैट्स ऑल, बस यही इसमें करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, ये आ गया, वन मस्ट नॉट प्रेज। हर किसी को या किसी को भी खुद को प्रेज नहीं करना, खुद के अचीवमेंट को प्रेज नहीं करना, तो वन के हिसाब से क्या आना चाहिए, वंस। अगर ही मस्ट नॉट होता तो ही के हिसाब से हिज, आई होता तो माई लिखते, वी होता तो आर लिखते, शी होता तो हर लिखते, ही होता तो हिज लिखते, वन है तो वंस। द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विद, मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताया था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही थे, ईच अदर वन अनदर, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। तो यहां किसकी बात हो रही है, दो भाइयों की, दो दो के लिए क्या आता है, ईच अदर। ये तो सर हमें नहीं पता भाई, देखो प्रोनाउन वीडियो, एक सेकंड का काम था ये। ही डिड नॉट बाय डैश ऑफ द थ्री पेन्स, उसने नहीं खरीदे तीन पेन्स में से एक भी। तो हम ईदर का यूज करते हैं जब बात हो रही हो दो में से किसी एक की। हम कितनों की बात कर रहे हैं, थ्री, यानी इधर आंसर नहीं है, आंसर क्या आएगा, एनी। आगे बढ़ते हैं,
हाँ जी, ये आ गए हम। दिस इज द बेगर डैश स्टोल माई बैग। ये वो भिखारी है जिसने मेरा बैग चुराया। अब ये वो भिखारी है, ये सेंटेंस है। स्टोल को चाहिए, वर्ब को चाहिए अपना सब्जेक्ट। यहां पर जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए, जिसने चोरी करने का काम किया। हु और हुम में हुम कब यूज होगा, जब जरूरत हो ऑब्जेक्ट की। हु कब यूज होगा, जब जरूरत हो सब्जेक्ट की। इसीलिए यहां आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, हु, जो कि सब्जेक्टिव है। देखिएगा, अब ये आ गया, मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल डैश कैन टॉक। आदमी सिर्फ और सिर्फ वो जानवर है जिसे बात करने की या लैंग्वेज की भगवान ने या बायोलॉजिकल टर्म्स ने कैपेसिटी दी है। तो द ओनली जब सेंटेंस में आता है तो यूज होता है दैट का। द ओनली एक ऐसा वर्ड है, अगर सेंटेंस में हो तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता, बाकी कुछ नहीं आ सकता। अब बात करते हैं आगे, डैश इज अ डेवलपिंग कंट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं डैश इज अ डेवलपिंग कंट्री तो एक है आर। आर क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब यूज होगा, जब एडजेक्टिव के बाद दे रखा हो प्लस में नाउन। तो आप पहली बात तो ये देख लो, नाउन है बाद में, बाद में तो क्या है वर्ब। तो वर्ब के पहले तो भाई नाउन चाहिए होता है या प्रोनाउन। यहां पर अगर नाउन होता तो यहां एडजेक्टिव आता जो कि आर होता। अब क्या आएगा, आर्स। आर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। आर्स इज इक्वल टू क्या है, आर्स बराबर है आर प्लस अ नाउन। कौन सा नाउन, जो सेंटेंस में पहले आ चुका है। कौन नाउन आया है, कंट्री आया है। फिर आर्स क्यों लगा रहे हैं, ताकि सेम नाउन रिपीट ना हो। जब आप यहां लिखेंगे आर्स इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो आर्स बराबर है आर और नाउन कौन है, सेंटेंस में ही जो दिया जाएगा कंट्री। आर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री। पहले से कंट्री था, दोबारा नहीं लिख सकते थे, इसीलिए आर और कंट्री का जो मिश्रण है वो आर्स लिख दिया हमने। अभी यहां हम क्या क्या चीजें समझ गए, हम ये समझ गए हैं कि भाई जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको थोड़ी सी नहीं लग सकती हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि समझ ही नहीं आ रहा, बाउंस हो रही चीजें, नहीं, हर चीज समझ आएगी। बशर्ते आपने कंटेंट्स को भी उतने ही ध्यान से सुना है, वीडियो को रिपीट किया। अगर आप स्किप कर करके वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे, क्या पल्ले पड़ेगा, कुछ भी नहीं। फॉर्मेलिटी के तौर पर आप वीडियो को देखते देखते सो ही जाओगे सुनते सुनते, तो क्वेश्चंस तो कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चंस इसलिए कराने जरूरी हैं कि हमारे लिए मायने रखता है आपका एग्जाम में पास होना। और आपको भी पता है, हम कितना भी नकार लें, कि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। सिर्फ कंटेंट रटने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्वेश्चंस तब अटेम्प्ट होंगे जब आप कंटेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। और क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको कंटेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हाफ टाइम में अटेम्प्ट कर पाओ। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार पढ़ो, अच्छा हो मैं समझ गया, वाह भाई वाह, ये कैसे होगा, हे राम कैसे होगा। आप हेड टेल कर रहे हो, कैसे होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे थोड़ी होगा। कंटेंट्स आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन हाफ ऑफ द टाइम, हो जाएगा। नहीं आता है, नहीं कर पाओगे, फिर तुक्का मारोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करोगे वहां पर। तो ये यहां तक हमने कर लिए हैं, काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करी है। अभी और भी क्वेश्चंस बचे हैं। अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। यहां पर आपको अपने दिमाग से प्रोनाउन करने हैं, भरने हैं, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इन सारे के बाद आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां आपको एरर जैसे कि हूबहू एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उन्हीं को सोल्व करेंगे। फिर कह रहा हूं, अभी भी आपने इससे पहले वाली वीडियो प्रोनाउन की नहीं देखी तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, होगा तो तुक्के से होगा, एग्जाम में तुक्का लगे जरूरी नहीं। तो सारी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, आज वाली वीडियो को भी देखना है, और कमेंट्स में जरूर बताएंगे हमें कि क्या चीज आपको लगी कि सर ये एक और चीज आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहीं आपसे लेते हैं आज के लिए विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।